आज बच्चों हम समझने जा रहे हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इस थ्योरी को समझाने वाले साइंटिस्ट दो थे। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ये दी थी सर्टन एंड बोवेरी ने। साइंटिस्ट का नाम बच्चों यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिस्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट, इवन इसमें ईयर भी याद रखना बच्चों, यहां ईयर भी इंपॉर्टेंट है, तो साइंटिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट, ईयर भी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आ चुका है तो आप लोग ये अच्छे से ध्यान रखें। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसका मतलब यह है कि अभी तक जो बच्चों हमने इनहेरिटेंस समझी है या अभी तक जो हमने जेनेटिक्स की बातें समझी है वो हम जीन मान के या फैक्टर मान के हम समझे हैं। या तो हम फैक्टर समझते थे या फैक्टर मतलब ये जीन, मेंडल ने उसको फैक्टर नाम दे रखा था, तो फैक्टर या जीन के बारे में समझ रहे थे। लेकिन बाद में जब इन फैक्टर या जीन की बातें क्रोमोसोम पर अप्लाई करके देखी गई तो दोनों की बातों में काफी सिमिलरिटी मिली और उसी सिमिलरिटी के बेसिस पर फिर एक थ्योरी बनाई गई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, यानी इनहेरिटेंस की क्रोमोसोमल थ्योरी। क्रोमोसोमल बातें, पहले हम जीन से रिलेटेड बातें समझ रहे थे, अब हम क्रोमोसोमल बातें को समझेंगे। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस टू साइंटिस्ट ने दी थी, सर्टन एंड बोवेरी ने। अब बात आती इस थ्योरी में कहा क्या गया, इस थ्योरी में क्या समझाया गया। हम सभी को पता है कि मेंडल एक बात बोला करता था कि फैक्टर होते हैं, मेंडल कहता था फैक्टर होते हैं, लेकिन ये फैक्टर कहां होते हैं, कहां होते हैं इसके बारे में मेंडल नहीं समझा पाता था। वो तो बस एक ही लाइन बोलता था, कैरेक्टर इज कंट्रोल बाय फैक्टर, हमेशा ही बोलता था कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए फैक्टर होते हैं, फैक्टर होते हैं, लेकिन फैक्टर की लोकेशन कहां है, फैक्टर कहां बैठा है उसके बारे में नहीं बता पाए। अच्छा, यह बात मेंडल नहीं बता पाया था। बाद में बच्चों धीरे धीरे जब टाइम बीतता गया तो जब 1900 के बाद जब हमारे पास माइटोसिस, मियोसिस, क्रोमोसोम सबका नॉलेज हो गया तो सर्टन एंड बोवेरी ने ऑब्जर्वेशन किया कि जो बातें मेंडल फैक्टर की बोला करता था, जीन की बोला करता था, वही बातें क्रोमोसोम पर भी अप्लाई होती है। मतलब फैक्टर की बातें क्रोमोसोम पर भी अप्लाई होती है, दोनों में सिमिलरिटी आती है। जो बातें क्रोमोसोम की है, मतलब जो बातें फैक्टर की है वही क्रोमोसोम की है, दोनों में सिमिलरिटी आती है। और इस सिमिलरिटी के बेसिस पर इनको आइडिया लगा कि कहीं ना कहीं ये फैक्टर कहीं और नहीं क्रोमोसोम पर ही होते होंगे। मतलब जो मेंडल फैक्टर कहता था वो कहीं और नहीं क्रोमोसोम पर बैठा होता है। इस थ्योरी से हमें यह भी पता चलता है। तो यहां पर क्या बातें समझाई गई, पहले हम उसको नोट करते हैं, फिर इसको और अच्छे समझेंगे। इनमें बच्चों अगर आपसे कहा जाए सर्टन एंड बोवेरी में से कभी मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक ऑप्शन दिया हो, एक को टिक करना पड़ जाए, तो आप आंसर हमेशा सर्टन को टिक करेंगे। क्लियर, मेन यहां समझाने वाले साइंटिस्ट सर्टन थे, वैसे दोनों है, एक को टिक करना पड़ जाए तो सर्टन। एक बड़ी अच्छी लाइन लिखते हैं, सर्टन यूनाइट द नॉलेज ऑफ मेंडल्स प्रिंसिपल। मतलब मेंडल की जो बातें थी, किसकी, फैक्टर की, मेंडल के प्रिंसिपल जो फैक्टर से रिलेटेड थे, विथ क्रोमोसोमल बिहेवियर। मतलब मेंडल की बातों को क्रोमोसोम के साथ कंबाइन किया गया, उनके साथ मैच किया गया। और क्रोमोसोम के साथ कब मैच किया गया, ड्यूरिंग द मियोसिस। मतलब मियोसिस के टाइम पे क्रोमोसोम का बिहेवियर चेक किया गया, फैक्टर का बिहेवियर चेक किया गया, तो दोनों के अंदर काफी सिमिलरिटी मिली थी। और इसी सिमिलरिटी के बेसिस पर इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कैसे बनी, एक आइडिया फिर देता हूं। इसको बनाने के लिए मेंडल की बातों को मियोसिस के टाइम पे जो क्रोमोसोम का बिहेवियर चलता होता ना, क्रोमोसोम सेल के बीच में जमा होते हैं, एनाफेज में अलग होते हैं, तो उन बातों के साथ मैच किया गया और मैच करने पर सिमिलरिटी के आधार पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी गई। इस थ्योरी में क्या कहा गया, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द बिहेवियर ऑफ जीन इज सिमिलर या पैरेलल टू बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब दोनों का बिहेवियर काफी कुछ सेम रहता है, दोनों के बिहेवियर में पैरेललिटी आती है, दोनों के बिहेवियर में पैरेलल आता है। कैसे आता है इस चीज को अब हम समझेंगे। यहां पर एक बात ये ध्यान रखना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किस पे बेस्ड है, मियोसिस। और इसमें मेन पॉइंट क्या कहा गया, बस इतना ध्यान रखो, क्रोमोसोम का बिहेवियर और जीन के बिहेवियर में सिमिलरिटी देखी गई। कैसे वो सिमिलरिटी देखी गई, अब हम इन बातों को समझेंगे। अच्छा, यहां बच्चों आपको समझाने के लिए मैं यहां इसको एक टेबल की फॉर्म में बनाऊंगा। क्लियर, यहां बच्चों में कुछ बातें लिखूंगा, यहां पे भी मतलब इस 3 बॉक्स में लिखूंगा और आपको चेक करके बताना कि कौन जीन के लिए सही है, कौन क्रोमोसोम के लिए सही है। ये बच्चों जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं, आपकी एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छा पैराग्राफ लिखा है। एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 82 पे आप देखोगे तो इस साइड ए, इस साइड बी, वही मैंने लिख दिया ए और बी। अब मैं यहां की बातें समझाऊंगा और यहां की बातें बताऊंगा और फिर हम मैच करेंगे कि कौन जीन के लिए सही है, कौन क्रोमोसोम के लिए।
एनसीईआरटी में है, क्वेश्चन लिखा भी है कि यहां पे दोनों को कंपेयर करो और डिसाइड करो कि कौन जीन के लिए बेटर है, कौन क्रोमोसोम के लिए बेटर है। यह आप लोगों से पूछा गया है। क्लियर? ये जो मैं समझाने जा रहा हूं थोड़ा टिपिकल है, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। क्लियर? पेज नंबर 82 पे दिया गया है। इसमें बच्चों जब आप पॉइंट को देखोगे तो यहां पर आप देखोगे इस वाले में, ए वाले में यहां लिखा होगा अकर इन पेयर्स, बी वाले में देखोगे तो इसमें भी अकर इन पेयर, मतलब दोनों साइड यहां अकर इन पेयर लिखा है। अब मैं बात करूं जीन की, तो जीन भी पेयर में होती है। जैसे ये जीन आपको समझाने के लिए लिया, टी स्मॉल टी, जीन मतलब फैक्टर। ये बच्चों यहां पर कैपिटल टी अपने आप में क्या है? फैक्टर। और स्मॉल टी ये भी अपने आप में क्या है बच्चों? फैक्टर। और दोनों साथ साथ है, मतलब दोनों को मिला के मैंने कह दिया पेयर, दोनों को मिला के पेयर कह दिया। तो बताओ फैक्टर किस फॉर्म में होते हैं? पेयर की फॉर्म में। यहां पे लिखा ना पेयर की फॉर्म में। अब हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम पर आप देखोगे तो क्रोमोसोम भी तो पेयर में है। जैसे ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 1 है, तो इन दोनों का मिला के, होमोलोगस क्रोमोसोम का मिला के पूरा क्या बन जाएगा? पेयर। तो मुझे बताओ जीन किस फॉर्म में होती है? ये जीन या फैक्टर किस फॉर्म में होती है? पेयर की फॉर्म में। तो क्रोमोसोम भी पेयर की फॉर्म में। मतलब ये पहली बात दोनों के लिए सही है। अरे दोनों के लिए सही है, जीन के लिए भी सही है, क्रोमोसोम के लिए भी सही है। दूसरी बात देखते हैं, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू द गैमिट। मतलब इस तरह से सेपरेट होंगे कि इस पेयर में से गैमिट में कोई एक जाएगा, गैमिट में कोई एक जाएगा। क्लियर? यहां की अगर हम बात देखें तो यहां पर भी सेम है, सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमिट फॉर्मेशन इन सच दैट ईच पेयर इज वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू गैमिट। गैमिट में दोनों पेयर में से कोई एक जाएगा। अच्छा ये बात जीन के लिए देखें, जब यहां पर किसका फॉर्मेशन हो रहा था? गैमिट फॉर्मेशन। इसमें जब गैमिट का फॉर्मेशन होगा तो गैमिट बनाते टाइम इन पेयर में से एक कैपिटल टी यहां चला जाएगा, स्मॉल टी यहां चला जाएगा। तो बताओ दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट। अरे यहां पेयर में, गैमिट में सेपरेट हो गए। अब यहां पे जब क्रोमोसोम की बात करें तो जब सेल का डिवीजन होता है आप जानते हैं यहां पे बच्चों ऐसे फाइबर लगते हैं, मैं नहीं सिखाऊंगा, हां स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर इनको अलग करेंगे और जब इनको अलग करेंगे तो एक क्रोमोसोम यहां चला जाएगा, एक यहां चला जाएगा, मतलब ये जो पेयर था ये अलग हो जाएगा। तो बताओ जीन गैमिट बनाते टाइम अलग हो जाती है तो क्रोमोसोम भी अलग हो जाते हैं। मतलब दोनों ही बातें जीन और क्रोमोसोम के लिए सही से चल रही है। किसी के लिए भी आप कह सकते हो ये भी जीन के लिए सही, क्रोमोसोम के लिए सही, क्योंकि बात तो एक जैसी लिखी है। अरे बात समझ में? यहां पर दोनों जगह बिल्कुल सेम सेम बातें हैं। अच्छा एक बात बताओ, जीन किस फॉर्म में है? पेयर। क्रोमोसोम पेयर। गैमिट बनाते टाइम जीन अलग अलग हो जाती है, क्रोमोसोम भी अलग अलग हो जाते हैं। तो बताओ दोनों का बिहेवियर कैसा चल रहा है? अरे ये मियोसिस के टाइम पर इनका बिहेवियर सिमिलर चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। पैरेलल मतलब साथ साथ चल रहा है, एक जैसा चल रहा है। और एक जैसा चल रहा है, इसी बेसिस पे थ्योरी बनाई गई क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में क्या कहा? दोनों का बिहेवियर सेम है। और इसी बिहेवियर के बेसिस पर फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि ये जो फैक्टर है कहीं और नहीं, इन क्रोमोसोम पे ही बैठे होंगे। अब बताओ क्रोमोसोम जो होते हैं ये पेयर की फॉर्म में है और ये पेयर की फॉर्म में, तो फैक्टर भी पेयर हो जाएंगे। मैं आपसे इससे पूछूं फैक्टर, ये फैक्टर पेयर की फॉर्म में क्यों होते? अरे क्योंकि क्रोमोसोम पेयर की फॉर्म में है। एक बात और, गैमिट बनाते टाइम क्या ये फैक्टर अलग हुए? हां फैक्टर इसलिए अलग हो गए क्योंकि एक्चुअली में क्रोमोसोम अलग होते हैं। यानी एग्जैक्टली फैक्टर अलग नहीं होते, अलग कौन होते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम के अलग होने की वजह से फैक्टर अलग हो जाते हैं। यानी यहां पर जीन और क्रोमोसोम की बातें इसलिए सेम चल रही है क्योंकि जीन या फैक्टर कहीं और नहीं, क्रोमोसोम पे ही तो बैठे हैं। अरे क्रोमोसोम पे बैठा होगा तभी तो सिमिलरिटी चलेगी। एक बात समझ में फिर अच्छे से, एक बार फिर बोलता हूं, जीन और क्रोमोसोम का बिहेवियर सेम क्यों चलता है? हां सेम इसलिए चलता है क्योंकि जीन कहीं और नहीं, क्रोमोसोम पे बैठी है। क्रोमोसोम पेयर में तो जीन पेयर में। गैमिट बनाते टाइम क्रोमोसोम अलग हुए, जैसे ये अलग होंगे तो ये फैक्टर भी अलग हो जाएंगे। तो एग्जैक्टली अलग क्रोमोसोम होते और क्रोमोसोम अलग होंगे तो फैक्टर जीन तो अपने आप अलग हो जाएगी। बात समझ में है बच्चों? अच्छा ये दो पॉइंट तो बहुत आसान है, ये तो सबको समझ में आ जाते। अब आपकी एनसीईआरटी में यहां बच्चों जो थर्ड पॉइंट लिखा है, यहां जो थर्ड पॉइंट लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, इसको नोट कर लो चाहे तो आप अभी, हां चाहे तो इसको भी बना लीजिएगा।
ताकि समझने के लिए आसान रहे आपको। क्लियर, ये पेयर तो यहां पर ये भी पेयर है। अब मैं यहां पर इसकी जब थर्ड वाली बात लिखूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यही बात आपको ढंग से सीखनी है। यहां पे बच्चों अगर हम थर्ड बात करें तो यहां पर पॉइंट आता है इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। यहां एक पॉइंट लिखा होगा वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ऐसा लिखा है। एनसीईआरटी में यही लैंग्वेज लिखी है। अब बच्चों जब आप इन दोनों को देखोगे तो लगता है दोनों को बिल्कुल सेम ही है, पॉइंट पढ़ने में लगभग जैसा होता है, लेकिन इनमें हल्का सा डिफरेंस है। अब हमें वही डिफरेंस को समझना है और हमें डिसाइड करना है कौन जीन के लिए सही, कौन क्रोमोसोम के लिए। अभी तक हम डिसाइड नहीं कर पाए, क्यों? क्योंकि दोनों में सेम चल रहा था। यहां पर अगर हम चेक करें तो आप ध्यान समझिएगा, यहां वर्ड लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर्स। यहां इंडिपेंडेंट पेयर नहीं है, यहां क्या लिखा है? वन पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट बात, वहां इंडिपेंडेंट पेयर्स की बात करिए, यहां वन पेयर्स की बात करिए, मतलब इंडिपेंडेंट वगैरह कुछ नहीं लिखा इधर। अब बच्चों इनका मतलब क्या होता सीखिएगा। समझाने के लिए मैंने ये क्रोमोसोम बना लिया, ये क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पर कैपिटल ए स्मॉल ए एलील है, इधर बी स्मॉल बी है। एक बात पहले मुझे बताओ, क्या एक क्रोमोसोम पर एक ही जीन होती है? अरे नहीं, एक क्रोमोसोम पे तो कई जीन हो सकती है। जब छुटके से वाई पर 231 जीन होती है तो यहां तो कई सारी हो सकती है, तो यहां कई जीन हो सकती है। अब बताइए, यहां पर ये ए स्मॉल ए, यहां बी स्मॉल बी, अलग क्रोमोसोम पे है या सेम? पहले इतना बताना, ए और बी अलग क्रोमोसोम पे है या सेम? सेम। अरे एक ही तो क्रोमोसोम पे बैठे और सेम क्रोमोसोम पे बैठे हैं तो ये साथ जाएंगे। साथ जाने को लिंकेज कहा जाता है। ये लिंक रहेंगे, ये साथ रहेंगे क्योंकि सेम क्रोमोसोम पे बैठे। अच्छा, ये लिंक क्यों है? क्योंकि एक ही प्लेन में बैठे, साथ साथ बैठे। अब बच्चों मैंने एक क्रोमोसोम और ड्रॉ किया, यहां लिख दिया मैंने कैपिटल डी और यहां लिख दिया स्मॉल डी। अब बताओ, अगर मैं इस ए की बात करूं और डी की बात करूं, ध्यान सुना सभी, बहुत अच्छे सीखने की कोशिश करना। अगर मैं ए की बात करूं और डी की बात करूं, सेम क्रोमोसोम पे है या अलग अलग? बताओ, ए और डी अलग अलग क्रोमोसोम पे है। अलग अलग क्रोमोसोम पे है मतलब ये एक दूसरे से अलग अलग जाएंगे, इंडिपेंडेंट जाएंगे। अरे भाई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा तो बताओ, ये ए और बी ये सब क्या चल रहा है बच्चों? जीन। ये जीन, ये जीन और ये जीन। तो यहां पर मैं कह सकता हूं ए और डी जीन की बात करें, कौन से वाले की बात कर रहा हूं? ए एंड डी जीन पेयर। ए और डी जीन पेयर जो है ये अलग अलग क्रोमोसोम पे है तो मैं इनको इंडिपेंडेंट पेयर्स कहूंगा। बताइए इंडिपेंडेंट पेयर्स क्यों कहा? इतना बताओ मुझे तो, इंडिपेंडेंट पेयर क्यों कहा? क्योंकि अलग क्रोमोसोम पे बैठे। क्लियर? अब यहां बताना, अगर मैं ए और बी पे चर्चा करूं, ए और बी की बात करें तो ए एंड बी जीन की बात करें तो ए एंड बी जीन प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, तो इन दोनों को मैं इंडिपेंडेंट पेयर्स नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि तो सेम क्रोमोसोम पे बैठे, ये इंडिपेंडेंट कहां है तो साथ साथ जा रहे। ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे लेकिन ये नहीं करेंगे क्योंकि साथ साथ जाएंगे। अब यहां पर इतना अगर समझ गए तब तो ये बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। एक बार मैं फिर कहता हूं, ए एंड डी इंडिपेंडेंट पेयर या डिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। लेकिन ए और बी इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि सेम क्रोमोसोम पे। अरे सेम क्रोमोसोम पे बैठे। अब इन लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना बच्चों। यहां लिखा है इंडिपेंडेंट पेयर्स। अब बताओ, ए और डी जीन की बात करूं या ए और बी? जैसे आपने पढ़ा इंडिपेंडेंट पेयर मतलब आपको एक बाउंडेशन कर दिया गया, बाउंड कर दिया कि आप ए एंड डी जीन पेयर की बात करें। इंडिपेंडेंट पेयर मतलब किसकी बात करें? ए एंड डी। अच्छा, मैंने यहां पर ए बी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो इंडिपेंडेंट नहीं है। यहां पर आपको बाउंड कर रखा है, बांध रखा है कि आप ए और डी पेयर को ही सोचे, क्योंकि इंडिपेंडेंट पेयर लिख दिया। सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर मतलब ए और डी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होंगे, और होंगे ही क्योंकि अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठे। तो यहां बताओ, ए और डी जीन के लिए यह बात बिल्कुल सही है, मतलब ये 4 जीन, ये बात ट्रू है, जीन के लिए सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां हमें केवल इंडिपेंडेंट पेयर सोचने थे और ये इंडिपेंडेंट पेयर है तो ये इंडिपेंडेंट जाएंगे क्योंकि अलग क्रोमोसोम पे बैठे। अच्छा, यहां पर ए डी जीन के रिस्पेक्ट में बात बिल्कुल सही थी। ए बी को तो सोचना ही नहीं है क्योंकि हमें पहले ही बाउंड कर दिया कि आप इंडिपेंडेंट पेयर सोचे। अब यहां देखिए, यहां क्या लिखा है बच्चों? पहले सोचो, अच्छे से पढ़ो, क्या लिखा गया है? यहां कहा गया है वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर।
यहां इंडिपेंडेंट पेयर नहीं लिखा है, यहां वन पेयर लिखा है। अच्छा, यहां वन पेयर लेता हूं मैं, यहां पे अलग अलग केस लेके चलता हूं मैं। एक बार तो ए एंड डी का पेयर ले लेता हूं, एक बार ए एंड बी का पेयर ले लेता हूं, एक बार ए डी का पेयर, एक बार ए बी। अरे यहां तो वन पेयर कोई भी पेयर ले लो आप। अब बताओ, ये पेयर ए का पेयर डी के पेयर से, वन पेयर मतलब ए का पेयर सेग्रीगेट होता है डी के पेयर से इंडिपेंडेंटली। ए का पेयर डी के पेयर से क्या इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होता है? यस। तो ये ए और डी के लिए तो सही है, लेकिन यहां हम ए और बी को भी तो सोच सकते हैं, क्योंकि यहां तो किसी भी पेयर की बात करो आप, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो बात चली नहीं रही है। अब मैंने यहां लिखा ए का पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ बी पेयर। ए का पेयर और बी का पेयर इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट हो रहा है? नहीं, ये तो साथ साथ हो रहे। क्यों? क्योंकि सेम क्रोमोसोम पे बैठे। इसका मतलब यह बात ए और बी जीन के लिए सही नहीं है। मतलब ये इन जीन्स के लिए तो सही है, लेकिन इन जीन्स के लिए गलत है। मतलब ये जीन के लिए सही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अच्छा, मैं कहूं कब सही होगा? हां, जब जीन अलग क्रोमोसोम पे बैठी है तो वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट हो जाएगी, लेकिन साथ बैठी है तो फिर ये इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट नहीं होगी। मतलब यहां लिख सकता हूं फोर जीन मे बी ट्रू मे बी फॉल्स। आपसे पूछ रहा हूं, बताओ ट्रू कब? जब हम ए और डी की बात करें, और फॉल्स कब? जब हम ए और बी की बात करें। मतलब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ये 100% सही है, ट्रू। और मैं और अच्छे से कहूं तो 100%, क्योंकि यहां हमेशा एडी को ही सोचना है। अच्छा, यहां तो ए बी ले लिया, यहां क्यों नहीं लिया? हां, क्योंकि यहां बाउंड कर दिया था इंडिपेंडेंट पेयर्स लिख के। मतलब इंडिपेंडेंट पेयर लिख दिया, पहले इंडिपेंडेंट पेयर लिख दिया, मतलब आपको पहले ही बाउंड कर दिया कि आप इन अलग अलग क्रोमोसोम की जीन को लें। अरे बात समझ में? तो यहां केवल एडी को ही सोचना था, क्योंकि इंडिपेंडेंट पेयर पहले ही बाउंड कर दिया, तो ये 100% सही था। लेकिन ये जीन के लिए सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें। अब क्रोमोसोम पर अप्लाई करें, ये तो जीन पे अप्लाई किया, ये पॉइंट क्रोमोसोम पर अप्लाई करें। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। बताओ, ये पेयर और ये पेयर, क्रोमोसोम की बात करें, क्रोमोसोम का ये पेयर इंडिपेंडेंटली जाएगा, तो क्रोमोसोम के लिए ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, यहां लिखा है वन पेयर, ये पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर, ये पेयर अलग अलग ही जाएंगे, तो ये बात भी क्रोमोसोम के लिए भी सही है। तो मैंने क्या समझाया? दोनों जगह दोनों बातें क्रोमोसोम के लिए सही है। अब यहां थोड़ा उलझने वाली बात होगी, जीन के लिए 100% सही, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्रोमोसोम के लिए तो दोनों ही सही है, ये भी क्रोमोसोम के लिए सही है, ये भी क्रोमोसोम के लिए सही है। मतलब क्रोमोसोम तो आप किसी को भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जीन की बात करें तो ए वाला मैं कहूंगा 100% जीन के लिए सही है। ए वाला 100% जीन के लिए सही है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब हमें डिसाइड करना था कि मान लो ये जीन के लिए सही हो गया, तब तो फिर यहां पर हमें मजबूरी वाइज हम यहां पर लिख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम के लिए सही हो जाएगा। देखा जाए क्रोमोसोम के लिए दोनों सही है, लेकिन एनसीईआरटी ने कहा डिसाइड करो, तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, ये जीन के लिए 100% सही था, तो ये जीन मान लेते हैं, और ये इसको फिर मजबूरी वाइज इसको हम क्रोमोसोम मान लेते हैं। अरे बात समझ में? यहां पर वैसे देखा जाए, ऐसे स्टेटमेंट आए, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, क्रोमोसोम के लिए सही है, ये पॉइंट क्रोमोसोम के लिए सही है, दोनों ही सही है। ये जीन के लिए तो सही है, बट ये जीन के लिए सही हो भी सकता है और नहीं भी। बताना कब सही होगा? हां, ये तब सही होगा जब जीन अलग क्रोमोसोम पे है, मतलब ए और डी की बात करेंगे, लेकिन ए और बी की बात करते ही ये जीन मतलब ये वाला पेयर फेल हो जाएगा, मतलब ये वाली बातें फेल हो जाएगी। जो बात समझाई, क्लियर हुई बच्चों? अब आप क्या करना, एनसीईआरटी के अंदर यहां पर ये जो बना रखा है इसको पढ़ो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। बिल्कुल सेम यही लिखा है, वही सेम लैंग्वेज मैंने यहां लिखी है, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? अब बच्चों, ये जो नीचे वाला डायग्राम क्या दे रखा है, इसको भी मैं आपको हिंट देके अभी समझा देता हूं। जो बात यहां सिखाई, इतना क्लियर हुआ सबको? क्लियर? इसको बना लीजिए आप लोग, ये भी लिख लो। हाँ, ये जरूर लिखना नीचे वाला, और ये भी लिख लीजिएगा। हाँ बच्चों, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब आपका वो एनसीईआरटी का डायग्राम भी हम ले लेते हैं। ये एनसीईआरटी में इस तरह से डायग्राम बना रखा है। अब बच्चों के दिमाग में डाउट आता है कि सर ये डायग्राम क्या शो करना चाहता है। ये डायग्राम बच्चों इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को रिप्रेजेंट करना चाहता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में आप देखोगे यहां पर ये ऑरेंज कलर, एनसीईआरटी में इसको ऑरेंज कलर ही बना रखा है,
ऑरेंज कलर की इस क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम मेटाफेज की बात कर रहे हैं, मेटाफेज में अभी बीच में रेंज है, बीच में रेंज है, फिर एनाफेज आते हैं, ये क्रोमोसोम ऐसे पोल्स पे जाएंगे। यहां जब ये बीच में अरेंज होते हैं तो यहां ऑरेंज के साथ ऐसे ग्रीन कलर वाला क्रोमोसोम लगा है और येलो के साथ ये रेड वाला क्रोमोसोम लगा है। ऑरेंज के साथ, ध्यान से देखो सभी, ऑरेंज के साथ ग्रीन और येलो के साथ रेड लगा है। अब यहां पे क्रोमोसोम का ऐसा अरेंजमेंट है। अच्छा, जब यहां पे क्रोमोसोम अलग होंगे तो मियोसिस सेकंड आएगी, एनाफेज 2 आएगी। एनाफेज सेकंड में आप सभी जानते हैं कि सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। यहां देखो सेंट्रोमियर जुड़ा हुआ था, एनाफेज 2 आए तो सेंट्रोमियर डिवाइड हो गया। इनमें से ये वाला पेयर, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इस पोल पे गए और ये वाला इस पोल पे गए। जब ये इस पोल पे जाएंगे तो इधर वाले से ये आ गया, इधर वाले से ये आ गया। फिर एनाफेज 2 में इनके सेंट्रोमियर आप देखो यहां से कट हो चुके। फिर ये वाला पार्ट एनाफेज 2 में फिर सेपरेट हुए, फिर इससे ये गैमेट, ये गैमेट, ये गैमेट इस तरह से बन गए। अब यहां देखो, यहां पे ऑरेंज वाले के साथ जो जा रहा है वो है ग्रीन वाला पार्ट। लेकिन एक बात मैंने आपको ये पहले भी सिखाई है कि इनका अरेंजमेंट उल्टा भी हो सकता है। मतलब ये जो क्रोमोसोम है इसको मान लीजिए मैं 1-1 कहता हूं तो ये 1-1 यहां पे उल्टे भी हो सकते हैं। मतलब रेड वाला आ गया इधर और ग्रीन वाला आ गया इधर, उल्टा हो गया। अब बताओ यहां पे ऑरेंज के साथ कौन सा आ गया? हाँ, ऑरेंज के साथ कौन सा आ गया? तो ऑरेंज के साथ यहां पे आ चुका है रेड और यहां पे येलो के साथ आ चुका है ग्रीन। तो यहां पे इस ऑरेंज के साथ रेड भी आ सकता है और ग्रीन भी आ सकता है। बताओ डिपेंड होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं और इसीलिए इसको कहा जाता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम। अब यहां देखो ये इधर गए तो यहां आ गए, तो इधर ऑरेंज के साथ येलो, ऑरेंज के साथ ग्रीन जा रहा है, यहां पे ऑरेंज के साथ रेड आ रहा है। ये इंडिपेंडेंट है, तो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो करना चाहता है। तो ये डायग्राम इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में? अच्छा, इसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आपसे अगर पूछा जाए किसने दी है तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय सटन एंड बोवरी। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्रोमोसोमल थ्योरी का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ अगर पूछा जाए तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने वाले साइंटिस्ट थे टीएच मॉर्गन। ये बच्चों थॉमस हंट मॉर्गन, पूरा नाम थॉमस हंट मॉर्गन। मॉर्गन साहब का नाम जेनेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉर्गन साहब है, इन्होंने जेनेटिक्स में कई सारे अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे मेंडल का नाम फेमस है, इसी तरह से मॉर्गन का नाम भी फेमस है। अच्छा, मॉर्गन साइंटिस्ट के बारे में अगर हम समझे तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर फ्रूट फ्लाई के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। ये बच्चों ऐसे ड्रोसोफिला है। ड्रोसोफिला ये एक तरह से फ्रूट फ्लाई है। फ्रूट फ्लाई मतलब, हाँ, ये फ्रूट्स के ऊपर ग्रो करती है तो इसको फ्रूट फ्लाई कहते हैं। एक फ्लाई जो होती है, एक मक्खी होती है जो अपने घरों में घूमती है, हाउस फ्लाई, और ये फ्रूट के ऊपर लगती है इसलिए इसको कहा जाता है फ्रूट फ्लाई। ये फ्रूट फ्लाई आपने जनरली देखा भी होगा कि कभी आप ऑब्जर्व करना कि जहां पे फ्रूट का जूस निकालते हैं तो जूस निकालने के बाद जो गार्बेज बचता है, जो कचरा बचता है, उसको फेंक देते हैं तो उसके पास छोटी छोटी मक्खियां लगने लग जाती है और वो फ्रूट्स के ऊपर जो मक्खी ग्रो करती है वही फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मिलेनोगेस्टर है। आपके सामने मैंने ये ड्रोसोफिला को ड्रॉ कर रखा है। अब यहां पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों में से कौन मेल है और कौन फीमेल है। अब ये कैसे पहचाना जाए? अगर ड्रोसोफिला में मेल और फीमेल को पहचानना है तो पहचानने का बेस्ट तरीका है साइज के बेसिस पे। ये ड्रोसोफिला छोटी साइज, ये बड़ी साइज। तो जो छोटी साइज का होता है ये होता है मेल ड्रोसोफिला और बड़ी साइज की फीमेल ड्रोसोफिला। तो कभी ऐसे पूछे ड्रोसोफिला को आइडेंटिफाई करना है कि कौन मेल है कौन फीमेल है, कैसे पहचानते हैं? स्मॉल साइज है तो मेल ड्रोसोफिला है, लार्ज साइज है तो फीमेल ड्रोसोफिला है। और इन ड्रोसोफिला के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट थे टीएच मॉर्गन। मॉर्गन साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे। मेंडल ने किस पे काम किया था? पाइसम सटाइवम। और मॉर्गन की बात की जाए तो ड्रोसोफिला। बात समझ में? अब एक बच्चों यहां पर एक खास बात और ध्यान रखना, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट क्यों किए? ऐसी क्या खास बात थी कि उन्होंने ड्रोसोफिला को एज ए एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था? जैसे मेंडल ने पी के लिए चूज किया था, इन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया? उसके रीजन आपको बताते हैं। वाई डिड मॉर्गन सिलेक्ट ड्रोसोफिला फॉर एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों चूज किया था? इसके रीजन, पहला रीजन, दे कुड बी ग्रो ऑन सिंपल सिंथेटिक मीडियम इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के अंदर इनको ग्रो करना बहुत आसान है। ड्रोसोफिला को ग्रो कराना बड़ा आसान है। आसानी से ये बच्चों मीडियम आता है सिंथेटिक मीडियम, उस पर ग्रो कर सकते हैं। और इसके लिए कई बार ऐसे राइप बनाना का भी यूज कर सकते हैं।
बनाना पका हुआ है, उस पके हुए बनाने के ऊपर भी इसको आप आसानी से ग्रो कराते हैं। सीधी सी बात है, ग्रो कराना आसान है। क्लियर? सेकंड पॉइंट, दे कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स। मतलब ये याद रखना 2 वीक्स, 2 वीक्स मतलब अप्रोक्सीमेटली 13, 14, 15 डेज के आसपास, 13, 14, 15 डेज के आसपास इनकी लाइफ साइकिल है। मतलब इनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, और छोटी लाइफ साइकिल होने का एक बड़ा फायदा है कि अगर लाइफ साइकिल छोटी होगी तो उस पर एक्सपेरिमेंट करना, काफी जनरेशन तक स्टडी करना आसान होता है। ह्यूमन पे स्टडी करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन की लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा है, और कई बार ऐसा होता है अपनों पर एक्सपेरिमेंट करते करते कई बार साइंटिस्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। तो यह ध्यान रखना, ह्यूमन पर एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक्सपेरिमेंट हम उस पर करते हैं, जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट, जिसकी लाइफ स्पान छोटी हो, और ड्रोसोफिला इसके लिए बेस्ट है, क्योंकि इनकी लाइफ स्पान बहुत कम है, 2 वीक की है। अच्छा, वो क्वेश्चन ऐसे घुमा के देंगे, ड्रोसोफिला की लाइफ स्पान 2 मंथ की होती है, तो गलत हो जाएगा, 2 वीक की होती है। ढंग से नोट करना, अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनिफाइल। मतलब यहां पर जब एक बार मेटिंग होती है तो बहुत सारे ड्रोसोफिला प्रोड्यूस होती है, ऑफस्प्रिंग बहुत मिलते हैं, और जितने ज्यादा ऑफस्प्रिंग होंगे वहां पर स्टडी करना उतना ही आसान होता है। ह्यूमन में एक बड़ी दिक्कत आती है, ऑफस्प्रिंग की नंबर कम होती है, स्टडी करने मुश्किल होती है। तो ड्रोसोफिला में ये एक फायदा होता है। एक और फायदा होता है, देयर इज क्लियर कट डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्स, मेल और फीमेल। मेल फीमेल को डिफरेंशिएट करना, पहचानना आसान है। कैसे पहचानते आप बताओ? मेल तो स्मॉल साइज और फीमेल लार्ज साइज होते हैं। यहां पर एक और खास बात, इट हैज मैनी टाइप ऑफ हेरिडिटी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। मतलब जैसे इस ड्रोसोफिला की आई कलर को स्टडी करना है, किसको? इसके आई कलर को। तो आई कलर को स्टडी करने के लिए वो जो हैंड माइक्रोस्कोप आता है छोटा वाला, उससे आप बड़े आसानी से इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके आई कलर को देखना है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मंगाओ, उसकी जरूरत नहीं है। सिंपल हैंड माइक्रोस्कोप, लो पावर माइक्रोस्कोप से भी हम इसके कैरेक्टर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे मुझे इसकी विंग्स की साइज देखनी है, क्लियर, इसके यहां पर यह देखना है कि बॉडी का कलर कैसा है, तो जो भी इसके फीचर्स देखने हैं तो उनको पहचानना लो पावर माइक्रोस्कोप से ही पहचाना जाता है, इजीली पहचान जाते, सीधी सी बात है। एक और फायदा, इट हैज लेस नंबर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की नंबर कम है, कितनी होती है याद रखना अच्छे से। ड्रोसोफिला में क्रोमोसोम नंबर, डिप्लॉइड सेल में टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 8 क्रोमोसोम होते हैं। क्रोमोसोम की नंबर कम है तो इससे कैरेक्टर को स्टडी करना आसान हो जाता है। तो ऐसी कई बातें होती है जिनसे बच्चों ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट करना आसान माना गया है, और इसी वजह से मॉर्गन साइंटिस्ट ने ड्रोसोफिला को चूज किया। क्या क्या रीजन थे, एक आउटलाइन देते। ग्रो करना आसान है, दूसरा लाइफ साइकिल छोटी होती है, एक मेटिंग से प्रोजेनी बहुत मिलती है, मेल फीमेल में डिफरेंशिएट करना आसान है, वेरिएशन को लो पावर माइक्रोस्कोप से आसानी से देखा जा सकता है, और क्रोमोसोम की नंबर भी कम होती है। तो ये कुछ पॉइंट थे जिससे मॉर्गन साहब ने ड्रोसोफिला को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया था। हाँ, ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा बच्चों आप ना। अब बच्चों हम समझने जा रहे हैं लिंकेज के बारे में। लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिंकेज से हर साल एक नए क्वेश्चन यहां भी बन ही जाता है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ध्यान से इसको समझने वाली जरूरत है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं तो गलती के चांस बच्चों के ज्यादा रहते हैं। तो लिंकेज के बारे में अब हम समझेंगे। लिंकेज होता क्या है? तो लिंकेज बच्चों ये मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का ही एक्सेप्शन है। मेंडल का जब हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ रहे थे तो उसका एक मेजर एक्सेप्शन आता है लिंकेज। अच्छा, लिंकेज होती क्या है? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम एंड इनहेरिटेड एज अ ग्रुप इज कॉल्ड लिंकेज। मतलब एक क्रोमोसोम के ऊपर जितनी भी जीन्स है जो आपस में जुड़ी हुई है, उनका अगली जनरेशन में साथ साथ जाना, ग्रुप की फॉर्म में जाना, उसी को हम लिंकेज कहते हैं। जैसे बच्चों आप ऐसे समझिएगा, ये क्रोमोसोम, ये सेल है, इसके अंदर ये क्रोमोसोम, इस क्रोमोसोम पर यहां पर ये जीन लगी है, समझाने के लिए उसको ए नाम दे दिया। ये जीन यहां पर बी लगी है, ये जीन यहां पर सी लगी है, ये जीन यहां पर डी लगी है। अब पहले मुझे इतना बताओ, ए बी सी डी ये जितनी भी जीन्स मैंने यहां बनाई है, ये एक ही क्रोमोसोम पे लगी है, अलग अलग। डायग्राम में साफ दिख रहा है, एक ही क्रोमोसोम है और उसके ऊपर ये जीन लगी हुई है, मतलब ये साथ साथ लगी हुई है, एक ही क्रोमोसोम पे अटैच है। अब बच्चों मान लीजिए ये पेरेंट्स है, तो जब अगली जनरेशन आएगी तो अगली जनरेशन में क्रोमोसोम जाते हैं, अगली जनरेशन के लिए सेल जाएगी तो क्रोमोसोम जाएंगे। तो जब अगली जनरेशन आएगी, नेक्स्ट जनरेशन आएगी, तो नेक्स्ट जनरेशन में, इस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर
यहां पे बच्चों ये क्रोमोसोम एज सच यहां पहुंचेगा, मतलब ये क्रोमोसोम यहां से लेके यहां पहुंचेगा, ये क्रोमोसोम यहां से यहां आ गया, और जब ये क्रोमोसोम यहां आया तो मुझे बताओ क्या ये जीन यहीं छूट जाएगी? हाँ, कि जीन को वहीं छोड़ के चले जाएं? नहीं, जब ये क्रोमोसोम यहां से यहां आएगा तो ये जीन भी सब साथ साथ जाएगी। अरे क्योंकि एक ही क्रोमोसोम पे लगी है, यहां साथ है तो ये सारी की सारी जीन यहां भी साथ रहेगी। तो बताओ, यहां साथ है, नेक्स्ट जनरेशन में भी साथ है, तो साथ साथ जा रहे हैं, और साथ रहना इसी को कहा जाता है लिंकेज। मतलब ये जितनी भी जीन है, ये सारी जीन्स मिलकर यहां शो कर रही है, ये सारी जीन्स मिलकर क्या शो कर रही है? लिंकेज शो कर रही है। लिंकेज का मतलब एक बार फिर बताओ सभी। हां, लिंक रहना, साथ रहना, साथ साथ जाना, सीधा सा मतलब। लिंकेज का मतलब लिंक रहना, साथ साथ जाना। यहां साथ, अगली जनरेशन में साथ, फिर इनकी अगली जनरेशन आएगी तो वहां भी साथ, तो ऐसे साथ साथ रहना, यही लिंकेज कहलाता है। क्लियर? और ये जितनी भी जीन्स जो लिंकेज शो करती है, इन्हीं जीन्स को नाम दिया जाता है लिंक्ड जीन। लिंक मतलब जुड़ी हुई है, एक ही क्रोमोसोम से जुड़ी हुई है, तो इनको हम लिंक्ड जीन्स कहते हैं। अच्छा, अब हम यहां पर जितनी भी बातें समझेंगे, आप ये मान के चलना है कि वो जीन एक ही क्रोमोसोम पे बैठी है। अभी तक हम जो पढ़ते आए हैं उसमें हम क्या समझते थे? मान लीजिए बच्चों, सिखाने के लिए ये क्रोमोसोम बनाया, ये क्रोमोसोम 1 बनाया, ये क्रोमोसोम 2 बनाया, तो उसमें ऐसा होता था कि मान लो ए जीन को यहां ले लिया तो बी जीन को किसी और क्रोमोसोम पे लेते थे। मतलब अभी जो हम पढ़ते थे, क्या मान के चलते थे? जीन अलग अलग क्रोमोसोम पे बैठी है। लेकिन अब ये दिमाग में बिठा लो कि जीन अलग क्रोमोसोम पे नहीं, सेम क्रोमोसोम पे, और जैसे सेम क्रोमोसोम पे है, समझ जाना लिंकेज चालू हो गई है, मतलब लिंकेज स्टार्ट हो चुकी है। बात समझ में है बच्चों? तो ये पॉइंट जो है पहले इसको नोट करो, फिर आगे की बातें भी क्लियर करते हैं। क्लियर? बना लीजिए इसको। हो गया कंप्लीट? अच्छा, लिंकेज आगे तो क्या ध्यान रखना है? जीन सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पर बैठी हुई है। लिंकेज, लिंकेज को फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बेटसन एंड पनेट ने किया था। याद करो, वो डब्ल्यू बेटसन, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, पनेट स्क्वायर पढ़ते ना वो चेकर बोर्ड, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर लिंकेज को पहली बार ऑब्जर्व किया था लेथायरस ओडोरोटस प्लांट के अंदर। लेकिन ये बच्चों लिंकेज को वहां पर ज्यादा डिटेल में कुछ समझा नहीं पाए थे। बस इन्होंने तो एक ऑब्जर्वेशन किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन किया था, उसमें उन्होंने टेस्ट क्रॉस किया था, उसका रिजल्ट कुछ अलग ही मिला था, वो हमारे लिए जरूरत भी नहीं है। लिंकेज को डिटेल में फिर बाद में समझाने का काम किया था टीएच मॉर्गन ने। तो लिंकेज टर्म और इसकी डिटेल स्टडी करने वाले साइंटिस्ट थे टीएच मॉर्गन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बच्चों ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। हम बच्चों लिंकेज को समझने में काफी टाइम लगाते हैं, काफी टाइम लगता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है। इतना समझाने के बाद एग्जाम में कई बार बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन आता है, लिंकेज टर्म किसने दी है? इतना ही बता दो बस आप तो, लिंकेज टर्म किसने दी है? तो क्या आंसर जाएगा? टीएच मॉर्गन। ये बच्चों मॉर्गन साहब जिन्होंने लिंकेज के बारे में डिटेल में समझाया, और टर्म भी इन्होंने ही दी थी। अच्छा, मॉर्गन साहब ने किस पे वर्क किया था सभी जानते हैं। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला मेलेनोगेस्टर, जिसको हम फ्रूट फ्लाई कहते हैं, और इस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने लिंकेज थ्योरी दी थी। मॉर्गन साहब ने किस पे वर्क किया? ड्रोसोफिला पे। मॉर्गन साहब का ज्यादातर वर्क सब लिंकेज से रिलेटेड था, और इसी बेसिस पे इन्होंने लिंकेज थ्योरी दी थी। अच्छा, इस थ्योरी में क्या बताया गया था? जैसे ये क्रोमोसोम है, तो लिंकेज थ्योरी में सबसे पहले इन्होंने लिंकेज की ही डेफिनेशन दी कि जीन्स का अगली जनरेशन में साथ जाना वो लिंकेज कहलाते हैं। ये पॉइंट तो मैं आपको बता चुका हूं। और क्या क्या खास बातें थी? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जीन शो लिंकेज कॉल्ड लिंक्ड जीन। मतलब ये सारी जीन मिलकर लिंकेज शो कर रही है, तो इनको क्या नाम दे दिया जाएगा? लिंक्ड जीन। ये लिंक्ड जीन होती है। अब एक खास बात, ये बच्चों जीन और ये जीन आपस में एलिलिक है या नॉन एलिलिक है? आप बताओ आंसर। एलिलिक, नॉन एलिलिक? हां, इनका लोकस अलग अलग है, और लोकस अलग है तो मैं कह सकता हूं लिंक्ड जीन्स आर नॉन एलिलिक। अच्छा, क्यों कहा नॉन एलिलिक? अरे लोकस अलग अलग है, सीधी सी बात है, तो ये नॉन एलिलिक होगी। ये बच्चों अलग अलग क्रोमोसोम पे होती है सेम, तो हम कह सकते हैं लिंक्ड जीन्स प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। ये सेम क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। एग्जाम में बच्चों ये लाइन आ जाती है, ऐसी बहुत सिंपल सी लाइन आती है, लिंक्ड जीन कहां प्रेजेंट होती है? तो सेम क्रोमोसोम या एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है। ये मैं किसके पॉइंट समझा रहा हूं? लिंकेज थ्योरी। तो लिंकेज थ्योरी में क्या क्या बातें समझाएगी? क्लियर हुई? 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, अभी और समझते हैं। लिंकेज को ब्रेक किया जा सकता है, मतलब ये जो लिंक जीन है इनको तोड़ा जा सकता है। अब बात आती है इस लिंकेज को कौन तोड़ेगा?
तो अगला पॉइंट आता है, पहले नोट कर लीजिएगा। हां, नेक्स्ट पॉइंट आता है लिंकेज कैन बी सेपरेटेड बाय, लिंकेज को ब्रेक किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की वजह से लिंकेज को तोड़ा जा सकता है। अब बात आती है क्रॉसिंग ओवर क्या है। तो क्रॉसिंग ओवर की बात करें, क्रॉसिंग ओवर मींस एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में जीन का ऐसे एक्सचेंज हो जाना, इसी को बच्चों लिंकेज कहा जाता है। लिंकेज का मतलब फिर समझना, एक्सचेंज ऑफ जीन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। इसको ऐसे समझो आप, ये क्रोमोसोम है, मान लेते सिखाने के लिए मैंने क्रोमोसोम 1 दे दिया, ये बच्चों क्रोमोसोम नंबर 2, ये भी 1 ही है, दोनों क्रोमोसोम 1-1 है। 1-1 मतलब इनको मिला के मैं होमोलोगस क्रोमोसोम कहूंगा। हां, यहां पर इनका ये जो हाफ पार्ट दिख रहा है, हां, इस हाफ पार्ट का नाम मैं नहीं बताऊंगा, दिमाग लगाओ। ये जो इधर वाला हाफ पार्ट, ये यहां से लेके यहां तक पूरा दिख रहा है, इस हाफ पार्ट का नाम, वेरी गुड, क्रोमेटिड। क्या कहलाता है? सभी बोलना, क्रोमेटिड। और ये इधर वाला हाफ पार्ट क्रोमेटिड, मतलब ये 2 क्रोमेटिड है। यहां पे बच्चों ये जो हाफ पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला हाफ पार्ट, ये वाला हाफ पार्ट और ये वाला हाफ पार्ट, इन दोनों हाफ पार्ट को मिला के ये वाला क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड है। ये दोनों क्रोमेटिड एक ही सेंट्रोमियर पे जुड़े हैं। 2 क्रोमेटिड अटैच विथ सिंगल सेंट्रोमियर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये जो क्रोमेटिड होते हैं, इन क्रोमेटिड को यहां पर नाम दे दिया जाता है सिस्टर क्रोमेटिड्स। सेम एज ये दोनों भी सिस्टर क्रोमेटिड। लेकिन मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं तो ये दोनों कहलाते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक बार फिर से, दोनों क्रोमोसोम कैसे हैं? होमोलोगस। ये दोनों क्रोमेटिड सिस्टर, ये दोनों सिस्टर, लेकिन इसकी और इसकी बात करें तो नॉन सिस्टर है। अच्छा, अब ये जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपको दिख रहे हैं, इन नॉन सिस्टर पे जीन का एक्सचेंज हो जाना, मतलब इसकी जीन, ब्लू वाली जीन यहां चली जाए और रेड वाली यहां जाए। मतलब कुछ ऐसा हुआ, यहां से ये जीन हटी, यहां से हटी, ये वाली पहुंच गई यहां और यहां वाली आ गई यहां। कुछ दिखा? मतलब ये आपस में से एक्सचेंज हो गए, मतलब ये ऐसे एक्सचेंज हो गए, और इसी एक्सचेंज के फिनोमिना को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ये जो एक्सचेंज हो जाना क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। अब आप दिमाग लगा के बताना, क्रॉसिंग ओवर सिस्टर क्रोमेटिड में हुआ या नॉन सिस्टर? ढंग से बोलना सभी, क्रॉसिंग ओवर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड में होता है, बट क्रोमोसोम शुड बी होमोलोगस। बात समझ में? तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में होगा? क्रॉसिंग ओवर टेक प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अच्छा, एक डाउट आता है, सिस्टर में एक्सचेंज क्यों नहीं होता? हां, इसका रीजन मैं आपको आगे समझाऊंगा भी, कि इनमें एक्सचेंज कर भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, एक्सचेंज हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बात आगे हम समझेंगे। अभी जो बात यहां पर समझाई, इतनी क्लियर हुई सबको? अच्छे से क्लियर हुआ इतना? तो क्रॉसिंग ओवर किसके बीच में हुआ? नॉन सिस्टर, बट क्रोमोसोम होमोलोगस होना चाहिए। अब ये जो बातें हैं, ये सब लिंकेज थ्योरी की बातें, लिंकेज को तोड़ने का काम क्रॉसिंग ओवर करती है। कैसे करती हैं, अब उस बात को हम समझे। आपको समझाने के लिए ये बच्चों मैंने क्रोमोसोम ड्रॉ किया। इस क्रोमोसोम पर कैपिटल ए कैपिटल बी साथ है, दिख रहा है? इधर स्मॉल है, इधर स्मॉल बी साथ है, ए और बी साथ साथ है। तो अगली जनरेशन में ये साथ जाएंगे, और साथ जाएंगे मतलब ये लिंकेज शो करेगी। अरे यहां साथ है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी साथ जाएंगे, और साथ जाना लिंकेज, मतलब ये कहते हैं हम हमेशा लिंक रहेंगे, साथ रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, जब बच्चों यहां पर इस सेल से, पेरेंटल सेल, ये पेरेंट की बात चल रही है, जब यहां गैमिट फॉर्मेशन हो रहा होगा तो उसी टाइम यहां चल रहा होगा मियोसिस। गैमिट बनाने के लिए कौन सा डिवीजन हो रहा होगा? मियोसिस। इसी मियोसिस के टाइम पर क्या हुआ? क्रॉसिंग ओवर। मियोसिस में आप 5 स्टेप पढ़ते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। कुछ जानते हो ऐसा? पढ़ा होगा आप लोगों ने सेल डिवीजन में। तो मियोसिस की जो पैकाइटिन स्टेज आती है, वहां क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब यहां पे बच्चों मान लीजिए ये वाला पार्ट उठ के यहां चला जाए और ये वाला पार्ट उठ के यहां आ जाए, मतलब ऐसे एक्सचेंज हो जाना, और यही एक्सचेंज हो जाना क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अच्छा, ये जो एक्सचेंज ऐसे किया जाता है, ये एक्सचेंज करने के लिए एक एंजाइम चाहिए होता है। यहां पर ये एक्सचेंज करने के लिए एक एंजाइम यहां के लगता है, उस एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेज। एक नाम सुना होगा आपने, रिकॉम्बिनेज। तो एंजाइम का नाम कौन सा होता है? रिकॉम्बिनेज। वो इनको एक्सचेंज कर देता है। सिखाने के लिए कैपिटल ए यहीं रखा, स्मॉल ए यहीं रखा। अब ये पार्ट यहां चला गया,
कौन से एंजाइम ने काम किया? रिकॉम्बिनेज। तो इधर स्मॉल बी आ गया, इधर कैपिटल बी आ गया, यहां ये ऐसे एक्सचेंज हो गए, और ये एक्सचेंज की प्रोसेस क्रॉसिंग ओवर, यही क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। अब बात दिमाग से अच्छे समझना, अच्छे से। लिंकेज का काम था साथ रखना, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी को साथ रखना चाहती थी, लेकिन यहां पर कैपिटल ए कैपिटल बी अलग हो गए। यहां पर इनको अलग करने का काम किसने किया? क्रॉसिंग ओवर। यानी लिंकेज कहती है साथ रहो, लिंकेज कहती है साथ रहो, लेकिन क्रॉसिंग ओवर इनको अलग अलग कर देता है। लिंकेज तो साथ रखना चाहती है, लेकिन जैसे क्रॉसिंग ओवर हुआ अलग अलग हो गए। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। लिंकेज हमेशा क्रॉसिंग ओवर के अपोजिट है। क्यों? लिंकेज तो चाहती है साथ रखना, लेकिन क्रॉसिंग ओवर आते ही अलग अलग कर देता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। अब जब इसने अपोजिट काम किया, तो पहले कैपिटल ए कैपिटल बी साथ थे, लेकिन अब कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी आ गया, कुछ नया आ गया, कुछ नया कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। और ये बच्चों, ये जो नया कॉम्बिनेशन तैयार हुआ, इसी नए कॉम्बिनेशन को मैं नाम दे देता हूं रिकॉम्बिनेशन। इसी को हम रिकॉम्बिनेशन कह देते हैं कि नया कॉम्बिनेशन तैयार हुआ। तो सीधी बात है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, इसी नए कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। और इसी रिकॉम्बिनेशन के बेसिस पे नाम दिया था रिकॉम्बिनेज एंजाइम। अरे क्रॉसिंग ओवर में जो एंजाइम काम आता है उसका नाम रिकॉम्बिनेज, क्योंकि ये रिकॉम्बिनेशन तैयार करता है। अरे कुछ समझ में आ रहा है? कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? अब यहां पर एक बात तो समझना, लिंकेज क्या कहती थी? साथ रहो। लिंकेज कहती थी साथ रहो, लेकिन क्रॉसिंग ओवर ने अलग कर दिया, अपोजिट काम किया। तो हम ये लिख सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करती है। अच्छा, क्रॉसिंग ओवर या ऐसे भी लिख सकते हो, रिकॉम्बिनेशन भी लिख सकते हो। क्रॉसिंग ओवर ज्यादा अच्छा है, लेकिन हम इसके बजाय रिकॉम्बिनेशन भी लिख सकते हैं। क्लियर? ये ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, इसके भी बच्चों यहां पर ये हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो क्या बात यहां पे समझाई? लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। अच्छा, ये कैसे होता है, इस बात को अभी हम क्लियर करेंगे। ये बातें अभी आपको समझ में आई अच्छे से? हां, लेकिन एक बात अब ये ध्यान समझना, अगर मैं कहता हूं डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, क्या सही है? हां, बिल्कुल सही है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? लिंकेज। ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा, मैं ऐसे कहता हूं डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ता जाएगा। इन जीन्स के बीच में, ये जो जीन है, इनकी डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे तो एक्सचेंज करना आसान हो जाता है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। लेकिन ऐसा कर दो, डिस्टेंस कम कर दो तो क्रॉसिंग ओवर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो जीन के बीच में डिस्टेंस कम होते ही क्रॉसिंग ओवर भी कम हो जाएगा। जो बात यहां भी समझाई, क्लियर हुई सबको अच्छे से? ये वाला पॉइंट अभी आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर? समझ में आया? अच्छा, लिंक एक बार फिर सुन लेना। लिंकेज का कहना है साथ रहो, लेकिन उसको तोड़ता कौन है? क्रॉसिंग ओवर। तो दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल काम करते हैं। क्लियर? एक खास बात और, यहां बच्चों हमने ये दोनों क्रोमोसोम लिए और ये क्रोमोसोम लिए। इन क्रोमोसोम पर ए और बी जीन है। क्लियर? इसके होमोलोगस पेयर पे स्मॉल बी, यहां पर ए, यहां बी थी, लेकिन मैंने बी को नहीं बना के थोड़ी डिस्टेंस पे डी को बना दिया। अब यहां पर एक बात ध्यान समझना, ए और बी के बीच में और ए और डी को हम कंपेयर करें। यह कंपैरिजन बहुत ध्यान सीखने की कोशिश करना। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी लाइन लिखी है, एक पूरा पैराग्राफ लिखा है, वो इसी से आपको समझ में आएगा। यहां बच्चों इन दोनों के बीच में, यहां पे डिस्टेंस की बात करें तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है इससे कम है। अरे यहां देखो ना, ये जीन पास है मतलब डिस्टेंस कम है। और यहां देखो, ये काफी दूर है तो डिस्टेंस ज्यादा है। मतलब मैं जिस डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, ये ऐसे क्रोमोसोम की डिस्टेंस नहीं, जीन के बीच में डिस्टेंस। एक क्रोमोसोम पे जो जीन लगी है, उनके बीच में कितनी डिस्टेंस है? यहां डिस्टेंस कम, यहां डिस्टेंस ज्यादा, यहां डिस्टेंस ज्यादा है। अब दिमाग लगाना, अच्छे सुनना, मैं इधर की बातें आपको समझाऊंगा, इधर आप खुद दिमाग लगा लेना। दिमाग लगा लोगे और वो आप ही लिखोगे, मैं नहीं सिखाऊंगा, मैं बस इधर का समझाऊंगा। एक पार्ट में समझाऊंगा, दूसरा अपने आप लिखिएगा। यहां पे बच्चों डिस्टेंस कम है तो होता क्या है, एक एंजाइम होता है क्रॉसिंग ओवर करने वाला, नाम बोलो।
रिकॉम्बिनेज। क्रॉसिंग ओवर कौन सा एंजाइम कराता है? रिकॉम्बिनेज। अब बच्चों इस रिकॉम्बिनेज को यहां पर प्रॉपर बैठने की जगह नहीं मिल पाती। इस रिकॉम्बिनेज को यहां पर प्रॉपर अटैच होने की जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि यहां जीन बहुत पास थी। जीन पास होने की वजह से एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर पाता, क्योंकि वो प्रॉपर बाइंड अप नहीं हो पाता। अच्छा, वही प्रॉपर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल नहीं बन पाते, प्रॉपर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता। यानी डिस्टेंस कम होने से एंजाइम ढंग से काम नहीं कर पाता, और इसी वजह से क्रॉसिंग ओवर के चांस कम हो जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब एक्सचेंज, मतलब ये ऐसे एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाते, क्योंकि एक्सचेंज कराने वाला कौन है? एंजाइम, और एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है, और एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर पाया तो प्रॉपर एक्सचेंज हुआ ही नहीं, और प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हुआ या बहुत कम चांस है एक्सचेंज होने के, तो मैंने लिख दिया क्रॉसिंग ओवर के चांस बहुत कम है। क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाया तो नया बनेगा ही नहीं, मतलब इधर कैपिटल कैपिटल भी साथ ही रहेंगे, ये इधर आएगा नहीं तो नया कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, मतलब मैं लिख सकता हूं लो रिकॉम्बिनेशन होगा। अरे जब क्रॉसिंग ओवर के चांस ही कम है तो रिकॉम्बिनेशन भी बहुत कम होगा। अच्छा, रिकॉम्बिनेशन के चांस यहां पर कम हो गए तो बताओ ए और बी यहां साथ है, ये ज्यादातर टाइम साथ ही रहेंगे क्योंकि अलग नहीं हो पाते। अरे ये ऐसे एक्सचेंज नहीं हो पाते, ज्यादातर टाइम साथ रहेंगे। ज्यादातर टाइम साथ है मतलब ज्यादातर टाइम लिंक है, तो मैं कह सकता हूं यहां लिंकेज ज्यादा है, लिंकेज यहां पर ज्यादा है। और हमने पढ़ा है डिस्टेंस कम तो लिंकेज ज्यादा हो जाती है। अरे वही तो बात अभी हमने सीखी थी, वही बात यहां चल रही है। तो डिस्टेंस कम, क्रॉसिंग ओवर कम, लेकिन लिंकेज ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये जीन हमेशा साथ रहती है, दूर है या पास है? पास है, साथ साथ रहना चाहती है, तो ऐसी जीन को कहा जाता है टाइटली लिंक्ड जीन। ये जीन क्या कहलाती है? टाइटली लिंक्ड है, मतलब लिंक मतलब पास पास है, तो ये टाइटली पास पास है, तो इनको हम टाइटली लिंक्ड जीन कहते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछेंगे, वो टाइटली लिंक्ड जीन, टाइटली लिंक्ड जीन लो रिकॉम्बिनेशन शो करती है हाई रिकॉम्बिनेशन, ऐसे पूछेंगे आपसे। तो टाइटली लिंक्ड जीन लो रिकॉम्बिनेशन शो करती है, क्यों? टाइटली लिंक्ड जीन लो रिकॉम्बिनेशन इसलिए शो करती है क्योंकि यहां क्रॉसिंग ओवर के चांस ही कम है, और क्रॉसिंग ओवर के चांस कम इसलिए है क्योंकि प्रॉपर एंजाइम काम नहीं कर पाता। यह बात सबको समझ में आई? ये तो अच्छे से टिक कर लेना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके एनसीईआरटी के पॉइंट है, लेकिन मैं इसको डायग्राम से आपको समझा रहा हूं, ये तो अच्छे से याद रखना है। ऐसे घुमा फिरा के पूछेंगे टाइटली लिंक्ड जीन क्या शो करती है, तो क्या आंसर दोगे? लो रिकॉम्बिनेशन। क्लियर? और टाइटली लिंक का मतलब पास पास रहना। इधर की बातें अब मैं नहीं सिखाऊंगा, खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो, कर लोगे? बताओ, डिस्टेंस ज्यादा है, रिकॉम्बिनेस। इस बार रिकॉम्बिनेस को यहां बैठने की जगह काफी मिल गई, बहुत सारी जगह, कहीं पे भी ऐसे बाइंड होकर आसानी से एक्सचेंज करा सकता है, मतलब यहां आसानी से बाइंड होकर एक्सचेंज करा देगा। अच्छा, ये एक्सचेंज हो जाएंगे तो क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा हो जाएंगे, तो डिस्टेंस ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। क्लियर? ये हमने सीखा ही था कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर, ये ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा। क्लियर? अब यहां पर क्रॉसिंग ओवर होगा तो ये इधर से इधर आएगा, एक्सचेंज होंगे तो नया बनेगा। नया बनेगा मतलब रिकॉम्बिनेशन ज्यादा होता है। रिकॉम्बिनेशन मतलब समझ रहा है? नया कॉम्बिनेशन। जैसे यहां पर ये इधर जाएगा, ये इधर आएगा, जैसे ये एक्सचेंज होगा नया बनेगा, और नया बनेगा तो रिकॉम्बिनेशन के चांस ज्यादा है क्योंकि आसानी से एक्सचेंज हो जाते हैं। बात समझ में? तो हाई रिकॉम्बिनेशन है। अच्छा, ए और डी आसानी से अलग हो जाते हैं, ये आसानी से अलग हो जाते हैं, तो आसानी से अलग हो जाते हैं तो इनके बीच में लिंकेज के चांस कम हो जाएंगे, तो यहां यह भी लिख सकता हूं लिंकेज कम होगी। अच्छा, जीन पास है या दूर है? दूर दूर है, तो ऐसी जीन को हम कहेंगे लूजली लिंक्ड। दूर दूर जीन है तो लूजली लिंक्ड जीन। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, लूजली लिंक्ड जीन, लूजली लिंक्ड जीन हाई रिकॉम्बिनेशन शो करती है या लो, तो हम कहेंगे लूजली लिंक्ड जीन हाई रिकॉम्बिनेशन शो करती है, क्योंकि बच्चों जीन दूर दूर होगी, जीन दूर दूर होगी तो जितना दूर होगा रिकॉम्बिनेशन के चांस उतने ज्यादा होंगे। तो ये बातें बहुत अच्छे से समझना, आंसर देना मेरा अच्छे से। क्वेश्चन, लूजली लिंक्ड जीन क्या शो करेगी? लो रिकॉम्बिनेशन, हाई रिकॉम्बिनेशन। लूजली लिंक्ड आ गया तो हाई रिकॉम्बिनेशन, और टाइटली पूछ ले तो लो रिकॉम्बिनेशन। क्लियर हुआ बच्चों? तो ये बातें आप बहुत ध्यान समझिएगा। क्लियर? अब बच्चों वो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बना के पूछेंगे, एग्जाम में हो सकता है वो आपसे ऐसे डायग्राम बना ले और यहां पर ऐसे समझाने के लिए लिया P, यहां समझाने के लिए लिया मैंने Q, और यहां ले लिया R।
ऐसे PQR ले लिया और इसमें फिर वो ऑप्शन बना देंगे। वो पहला ऑप्शन ऐसे दे देंगे P एंड R टाइटली लिंक्ड है। P और R समझाने के लिए बता रहा हूं, PR टाइटली लिंक्ड है। PR टाइटली है नहीं, ये तो दूर दूर है, तो ये तो लूजली लिंक्ड है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। बात समझ में? अच्छा, फिर ऐसे दे देंगे, ऐसे कहेंगे P एंड Q हाई रिकॉम्बिनेशन शो करती है। P एंड Q हाई रिकॉम्बिनेशन शो करती है। P एंड Q ये तो पास पास है तो रिकॉम्बिनेशन कम हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। अच्छा, फिर ऐसे ऑप्शन बना देंगे कि P एंड R हाई रिकॉम्बिनेशन शो करती है। P एंड R, तो P एंड R आप देखो दूर है तो रिकॉम्बिनेशन के चांस ज्यादा है, तो ये बात सही हो जाएगी। तो ऐसे ऑप्शन बना देंगे। वो ऐसे घुमा फिरा के पूछा जाए, दे दोगे आंसर बच्चों? तो बताओ इन दोनों को क्या कहूं मैं, लूजली लिंक्ड या टाइटली लिंक्ड? सभी का आंसर आना चाहिए। इन दोनों को हां टाइटली लिंक्ड क्योंकि पास है, और इन दोनों को लूजली लिंक्ड क्योंकि दूर दूर है। तो ये हो जाएगी यहां पर लूजली लिंक्ड और ये हो जाएगी यहां पर टाइटली लिंक्ड। क्लियर हुआ सबको अच्छे से? हाँ, ये बनाने की जरूरत नहीं, आप तो ये जो मैंने बना रखा है ये बनाओ और ये अच्छे से नोट करना, और इनको तो स्पेशली स्टार लगा के रखना है। बनाओ बच्चों अच्छे से। इधर से नहीं दिखा तो इधर से बना लो। बना रहे सबने? अब खास बात, ये बातें सबको समझ में आई। यहां पे बच्चों अगला पॉइंट लेते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जो क्रॉसिंग ओवर या लिंकेज इनको अफेक्ट करते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो लिंकेज को अफेक्ट करते हैं? अच्छा, ये जो फैक्टर मैं आपको समझाऊंगा, आप हमेशा क्रॉसिंग ओवर पे अप्लाई करेंगे। कहां अप्लाई करेंगे? क्रॉसिंग ओवर पे, लिंकेज पे उल्टा कर देना। अब हम सबसे पहला फैक्टर लेते हैं, डिस्टेंस। आप ही आंसर दो सभी। डिस्टेंस बढ़ती जाएगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांस, हां डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा हो जाएंगे, और क्रॉसिंग ओवर के चांस ज्यादा हो जाएंगे तो लिंकेज अपने आप कम कर दो। डिस्टेंस ज्यादा करने पर क्रॉसिंग ओवर अच्छे से होता है। अभी हमने सीखा था, जितनी जीन दूर होगी एंजाइम अच्छे से काम करेगा, क्रॉसिंग ओवर अच्छे से होगा तो लिंकेज में उल्टा हो जाएगा। अगला फैक्टर लेते हैं यूक्रोमेटिन। अच्छा, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है समझिएगा। यह मैं आपको पहले भी मॉलिक्यूलर चैप्टर में बता चुका हूं। अगर यहां ऐसे दूर दूर है, अच्छा जीन अगर ऐसे दूर दूर हो तो यह कहलाता है यूक्रोमेटिन, और अगर ऐसे पास पास हो तो यह कहलाता है हेटेरोक्रोमेटिन। दूर दूर हो तो यूक्रोमेटिन, पास हो तो हेट्रोक्रोमेटिन। ये न्यूक्लियोसोम याद है कुछ ऐसा? अब बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां आपको समझाने के लिए इनको दूर रखा। अच्छा, दूर रखा तो यहां पर रिकॉम्बिनेज एंजाइम यहां पर आसानी से बैठेगा, यह आसानी से बैठ जाएगा, और आसानी से अगर बैठ गया तो यहां जो भी होमोलोगस पेयर होगा उसके साथ क्रॉसिंग ओवर आसानी से करा देगा। यानी रिकॉम्बिनेज आसानी से बैठा, आसानी से क्रॉसिंग ओवर हुआ, किसमें? यूक्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होता है क्योंकि लूजली पैक्ड है, आसानी से एंजाइम काम करेगा, लिंकेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। अगला लेते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। खुद दिमाग लगाओ। हेट्रोक्रोमेटिन में टाइट पैकेजिंग है तो रिकॉम्बिनेज को बैठने की जगह नहीं मिलेगी, और जब एंजाइम प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा तो क्रॉसिंग ओवर के चांस कम हो जाएंगे, मतलब यहां क्रॉसिंग ओवर नहीं हो पाता, यानी क्रॉसिंग ओवर के चांस कम तो लिंकेज ज्यादा हो जाएगी। बात समझ में? अगला फैक्टर, एज अगर बढ़ती जाए तो, जैसे जैसे अपनी एज बढ़ती जा रही है, एज बढ़ने के साथ साथ एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये रिकॉम्बिनेज की एक्टिविटी कम होती जाएगी। अच्छा, एंजाइम कम काम करेगा तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा। ये एज वाला फैक्टर एक बार सुनना, एज बढ़ने के साथ एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाती है, रिकॉम्बिनेज ढंग से काम नहीं कर पाते, क्रॉसिंग ओवर के चांस कम हो जाते हैं तो लिंकेज के चांस बढ़ जाते हैं। क्लियर? अगला फैक्टर लेते हैं, मेल और फीमेल में चेक करें, मतलब मेल में और फीमेल में कंपेयर करके देखें। ह्यूमन मेल फीमेल में आप सोचो, दिमाग लगाओ और खुद लिखने की एक बार कोशिश करो कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, बता सकते हो? दिमाग लगाते हैं। फीमेल में और मेल में, ये बच्चों फीमेल में, तो फीमेल में आप सभी जानते हैं एक्स और एक्स क्रोमोसोम है, और मेल में एक तो होता है बच्चों एक्स और दूसरा क्रोमोसोम यहां पे आ जाएगा ऐसे वाई क्रोमोसोम। इधर दोनों एक्स होंगे, यहां एक्स वाई है।
अब पहले मुझे इतना बताओ, क्रॉसिंग ओवर किस क्रोमोसोम में होता है, होमोलोगस या नॉन होमोलोगस? यस, क्रॉसिंग ओवर किया जाता है किसमें? क्रॉसिंग ओवर यहां पर किया जाएगा होमोलोगस के अंदर। ये होमोलोगस है तो यहां ऐसे आसानी से एक्सचेंज हो जाएगा। अरे होमोलोगस है, एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा तो क्रॉसिंग ओवर यहां पे ज्यादा होगा। अरे होमोलोगस है, क्रॉसिंग ओवर, यहां क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो रहा है, और क्रॉसिंग ओवर आसानी से हो रहा है तो लिंकेज कम हो जाएगी। अब मेल में एक्स और वाई है, नॉन होमोलोगस है, इनमें बहुत कम पार्ट ऐसा होता है, बहुत छोटा सा पार्ट ऐसा होता होगा जहां पर इनमें हल्का सा एक्सचेंज होता है। कहां होता होगा इसको आगे बताऊंगा मैं आपको जब सेक्स लिंकेज पढ़ेंगे। इनमें चांस कम होते हैं, मतलब नॉन होमोलोगस से क्रॉसिंग ओवर के चांस बहुत कम होते हैं, और क्रॉसिंग ओवर के चांस कम होते हैं तो लिंकेज ज्यादा हो जाएगी। तो क्या क्वेश्चन बना? फीमेल में लिंकेज कम होती है, फीमेल में लिंकेज कम होती है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ज्यादा है। मेल में लिंकेज ज्यादा है, मेल में लिंकेज ज्यादा है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर के चांस कम रहते हैं। जो बात समझाई, क्लियर हुई बच्चों अच्छे से? अच्छा, यहां पर एक्स एक्स से क्रॉसिंग ओवर बढ़िया हो जाएगा, होमोलोगस। अच्छा, हमने ऑटोसोम को कंपेयर क्यों नहीं किया? यस, ऑटोसोम को इसलिए कंपेयर नहीं करते क्योंकि ऑटोसोम तो मेल फीमेल में सेम होते हैं, बस ये सेक्स क्रोमोसोम को हम कंपेयर करके आंसर देंगे। ये जितनी बातें यहां समझाई, क्लियर हुई? क्या क्या सीखा समझना अच्छे से। डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा, लिंकेज कम। यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा तो लिंकेज कम हो जाएगी, हेट्रोक्रोमेटिन उल्टा। एज के साथ साथ एंजाइम एक्टिविटी कम तो क्रॉसिंग ओवर कम, लिंकेज ज्यादा। और ये मेल फीमेल का कंसेप्ट ध्यान रखना, फीमेल में क्रॉसिंग ओवर ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्स होमोलोगस है और उसमें एक्सचेंज होगा तो लिंकेज ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। ये जो बातें यहां सिखाई, क्लियर हुई? तो पहले इन बातों को आप नोट कर लीजिए, ये भी बच्चों आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर? यहां तक का पार्ट कंप्लीट किया। लिंकेज में क्या क्या अरेंजमेंट होता है वो भी हम समझ लेते हैं। तो अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन, अरेंजमेंट की बात करें तो यहां पर दो तरह का अरेंजमेंट चलता है, एक होता है सीस अरेंजमेंट और एक होता है ट्रांस अरेंजमेंट। अच्छा, ये जो सीस होता है इसको हम कपलिंग के नाम से जानते हैं, और ट्रांस इसको हम रिपल्शन के नाम से जानते हैं। सीस, कपलिंग, ट्रांस, रिपल्शन। अब बच्चों कब हम सीस कहते हैं और कब हम ट्रांस कहते हैं, यह बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आगे जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो मैं कई जगह क्वेश्चन में लिखाऊंगा कि यहां सीस अरेंजमेंट था, यहां ट्रांस अरेंजमेंट था, या ऐसे लिख देंगे यहां कपलिंग था, यहां रिपल्शन था। अब पहले इनका मीनिंग तो क्लियर हो कि कब सीस कहते हैं, कब ट्रांस कहते हैं। क्लियर? इस बात को अब हम समझते हैं। पहले सीस की बात करें। यहां पे बच्चों मैंने क्रोमोसोम का अरेंजमेंट आपके सामने लिखा, प्लस प्लस अपॉन स्मॉल ए स्मॉल बी। अब पहले यहां पर इन प्लस का क्या मतलब है वो क्लियर होना चाहिए। आगे जब हम क्वेश्चन लिखेंगे तो अब हम बच्चों जीनोटाइप ऐसे लिखा करेंगे, यहां ऐसे जीनोटाइप लिखेंगे। अब यहां पे ये जो प्लस लिखा है, प्लस, ये प्लस एक तरह का डोमिनेंट फॉर्म ही है। प्लस मतलब डोमिनेंट। अब यहां पर ये प्लस का मतलब चेक करना है, तो इसको चेक करने का सबसे बेस्ट तरीका है सामने वाले अलील को देखो। बहुत ध्यान सुना बच्चों, इसके सामने वाले अलील को देखो। बताओ सामने क्या लिखा है? स्मॉल ए, मतलब ये प्लस एक तरह से यहां पर कैपिटल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे पता कर लिया मैंने कैपिटल ए को? सामने वाले को चेक किया। अब बताओ इस प्लस का मतलब बताओ बच्चों, कैसे चेक करोगे? सामने वाले को देखो, सामने स्मॉल बी है तो यहां पे हो जाएगा ये कैपिटल बी। अरे बात समझ में? तो कैसे प्लस का मतलब? प्लस मतलब डोमिनेंट एलील, और डोमिनेंट या इसको वाइल्ड एलील भी आप कह सकते हो। प्लस मतलब इसके सामने वाले से चेक कर लेते हैं, और ये डोमिनेंट या वाइल्ड को रिप्रेजेंट करता है। अब बच्चों ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये लाइन, इस लाइन से ऊपर के क्रोमोसोम, इस लाइन के ऊपर के एलील एक क्रोमोसोम पे लिखना है। एक बार फिर बोलता हूं, लाइन के ऊपर के जितने भी एलील है वो एक क्रोमोसोम पे लिखना है, और नीचे वाले उसके होमोलोगस पेयर पे लिखना है। ऐसे समझो आप, क्रोमोसोम बनाया। अब इस क्रोमोसोम पे ये ऊपर वाले एक साथ लिखेंगे, मतलब इसी क्रोमोसोम पर यहां पर कैपिटल लिखेंगे और इसी पर ही कैपिटल भी लिखना है, सेम पर ही। यहां पर जितने भी लिखा जाए इस लाइन के इधर वाले इधर लिख देंगे। अब यहां कैसे लिखेंगे? तो यहां पर भी सबसे पहले क्रोमोसोम बनाओ, और यहां पे ये बच्चों स्मॉल ए लिखो, ये वाले इधर लिख देंगे, तो यहां स्मॉल ए। लेकिन ये याद रखना, कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए लिखना है, क्योंकि एलील हमेशा सेम लोकस पे होते हैं, तो लोकस भी चेंज नहीं करना है। अब बताओ स्मॉल बी कहां लिखूं? तो इस कैपिटल बी के ठीक सामने यहां स्मॉल बी। अब यहां पर क्या चेक किया हमने? बताओ इस क्रोमोसोम पर ये अलील डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट, ये वाला डोमिनेंट, तो ऐसे डोमिनेंट का साथ जाना यही बच्चों सीस या कपलिंग कहलाता है।
सिस का मतलब नोट कर लेना आप लोग, डोमिनेंट डोमिनेंट का साथ रहना, डोमिनेंट प्रेजेंट टुगेदर ऑन अ क्रोमोसोम। एक ही क्रोमोसोम पर ये साथ साथ प्रेजेंट है तो उसी को कहा जाता है सिस अरेंजमेंट या कपलिंग। फिर सुनना, डोमिनेंट का साथ रहना। अब यहां पे बच्चों मैंने जीनोटाइप ऐसे लिखा, अब इसको खुद सोल्व करो, दिमाग लगाओ। क्या सिखाया? इस प्लस का मतलब चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? हां, सामने वाले को देखो क्या लिखा है, स्मॉल ए, तो ये प्लस यहां पर अपने आप बन जाएगा कैपिटल ए। अब बताओ, यहां इस प्लस को चेक करना है तो ध्यान रखना सामने वाले को चेक करना है, पड़ोसी को नहीं। तो यहां सामने क्या लिखा है, स्मॉल बी, मतलब ये प्लस यहां पर कैपिटल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे बात समझ में? प्लस का मतलब डोमिनेट, और कैसे मतलब निकालते हैं, सामने वाले को चेक कर लेते हैं। अब यहां पर इस लाइन के ऊपर वाले एक क्रोमोसोम पे आएंगे, ये कुछ इस तरह से, इस क्रोमोसोम पे ये लाइन के ऊपर वाले यहां अरेंज करेंगे। कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे कैपिटल ए। अब क्या लिखेंगे? यहां स्मॉल बी है तो यहां स्मॉल बी आ जाएगा, यानी यहां कैपिटल ए और स्मॉल बी आ जाएगा। और ये लाइन के नीचे वाले फिर अलग क्रोमोसोम पे लिखेंगे ऐसे, यहां लिखेंगे इसके जस्ट सामने, क्या लिखूं? हां, वेरी गुड, यहां लिखेंगे स्मॉल ए और इसके ठीक यहां पे लिख देंगे कैपिटल बी। अब बताओ, ये एलील कैसा है? डोमिनेंट। ये कैसा है? रिसेसिव। तो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव का साथ रहना, यह कहलाता है ट्रांस या रिपल्शन। बात समझ में? क्या सीखा एक बार फिर समझो। डोमिनेंट डोमिनेंट का साथ रहना सिस या कपलिंग कहलाता है, लेकिन एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो तो उसको ट्रांस या रिपल्शन के नाम से जानते हैं। मतलब डोमिनेंट डोमिनेंट साथ सिस, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, तो इसको हम ट्रांस या फिर रिपल्शन कह देंगे। बात समझ में? अब बच्चों मैंने यहां पर ऐसे अरेंजमेंट दे दिया, मैंने यहां लिखा प्लस स्मॉल बी प्लस स्मॉल जी अपॉन स्मॉल ए प्लस स्मॉल आर प्लस, और मैंने अब आपसे पूछा इसको क्रोमोसोम पे अरेंज कर लोगे? लिखना नहीं, आप तो समझाने के लिए। ये प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है? कैपिटल ए, ये वाला कैपिटल बी, ये वाला कैपिटल आर, ये वाला कैपिटल जी। अरे ये प्लस है, सामने वाले को देख लो। अब इनको क्रोमोसोम पे बिठा के सोल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब इनको क्रोमोसोम पे अरेंज करोगे बहुत तरीके से, ये वाले इस क्रोमोसोम पे आ जाएंगे, बोलते जाओ, कैपिटल ए, फिर क्या आ रहा है स्मॉल बी, फिर क्या आ रहा है कैपिटल आर, फिर क्या आ रहा है स्मॉल जी। ऐसे लिख लो। ये वाले इस पे अरेंज कर लो, बोलो कैसे लिखोगे? कैपिटल ए के ठीक सामने स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल आर और ये कैपिटल जी। इस तरह से अरेंज कर लोगे। अब यहां पर ऐसे कई एलील होते हैं। अब रिस्पेक्टिव पूछेंगे, इन दोनों के रिस्पेक्ट में पूछूं तो हां, ये अरेंजमेंट कौन सा हो जाएगा? कैपिटल ए स्मॉल बी के रिस्पेक्ट में कौन सा हो जाएगा? ट्रांस, क्योंकि एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। लेकिन कैपिटल ए कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में ये सिस हो जाएगा। तो ये पूछा जाएगा कि किस एलील के रिस्पेक्ट में आप बात कर रहे हैं। बात समझे? क्योंकि क्रोमोसोम पे तो कई एलील चलते हैं। मतलब इनके रिस्पेक्ट में पूछूं तो हां, डोमिनेंट डोमिनेंट है तो सिस, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव तो ट्रांस। समझ में आए बच्चों अच्छे से? तो इसको नोट कर लीजिएगा, अरेंजमेंट दो तरह का, सिस और ट्रांस। नोट कर लो इसको, ये भी नोट कर लीजिए।